हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया का एलएलबी का क्वेश्चन पेपर। यहाँ हमारे पास जामिया का एलएलबी का क्वेश्चन पेपर है 2016 का, और यहाँ पे हम 2016 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2016 तक जो एग्ज़ाम होता था जामिया में लॉ के लिए, यानी कि एलएलबी के लिए, वो कितने मार्क्स का होता था? 120 मार्क्स का। और अब कितने मार्क्स का होता है? अब जामिया में लॉ के लिए 150 मार्क्स का एंट्रेंस होता है। और यहाँ पे जो लेवल होता था पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, वो बहुत इजी हुआ करता था 16 तक। और यहाँ पे अब जो लेवल है जामिया का 2021 का, 19 का वैसे इजी था पेपर, 20 का 21 का भी 2 साल से लेवल जो है वो बहुत टफ़ कर दिया है पेपर का। और यहाँ पे ये इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, सो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है इस क्वेश्चन पेपर का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। ये हमारे पास आगे के क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी कि हमारे पास सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पे हम 61 से स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे थे 2016 में, जैसे कि हमने लास्ट वाला पार्ट जो डिस्कस किया था उसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी। पर अब जो पेपर होता है वो इतना इजी नहीं होता है जामिया में, सो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जाइएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एन अथॉरिटी गिवन बाय द क्लाइंट इन राइटिंग टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट इज कॉल्ड वकालतनामा। द राइट आंसर इज वकालतनामा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the emergency provisions of the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है किस चीज़ का, कि एमरजेंसी प्रोविज़न जो स्टेट एमरजेंसी होती है और फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है। वैसे इंडिया में कभी फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है, स्टेट एमरजेंसी जो होती है जब, यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी जिसे कहा जाता है। अब वो हमने कहाँ से बोरो किया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? सो द राइट आंसर इज़ जर्मनी। कहाँ से बोरो किया है हमने ये एमरजेंसी वाला प्रोविज़न, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविज़न हमने लिया है जर्मनी से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी क्या होता है? अच्छा, ये जो है लैटिन फेज़ हैं ये सारे, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, तो यहाँ मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ। अगर आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से करिएगा। ये क्या है? ये लैटिन फ्रेज़ है एमिकस क्यूरी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। द राइट आंसर इज़ सी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। Constitutional safeguards are provided to the civil servants by the Indian Constitution by the following article. The right answer is Article 311. Article 311. The next question is, which writ is claimed to challenge the appointment of a person to a public office? The right answer is quo warranto. Quo warranto is the right answer. The next question is, which one of the following is not a subject union list? यहाँ पे पूछा है not। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा। which one of the following is not a subject union list? The right answer is prisons. Prisons is the right answer. The next question is, BCI means। BCI मीन्स क्या होता है? लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। BCI का मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द गारंटी इज गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नोन एज प्रिंसिपल डेप्टर। द राइट आंसर इज प्रिंसिपल डेप्टर। The next question is, the oath to a high court judge is administered by। oath to a high court judge, यहाँ पे high court judge का पूछा है। the oath to a high court judge is administered by governor। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर होता है तो फिर क्या आंसर होता? फिर आंसर होता प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे हाई कोर्ट का पूछा है, सो हाई कोर्ट का क्या है? गवर्नर। और अगर इसकी जगह क्या होता? सुप्रीम कोर्ट अगर होता तो उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर होता प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वॉट इज़ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस। अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली वन हाउस वो होता है यूनिकैमरल। और बाईकैमरल क्या होता है? बाईकैमरल होता है जिसमें दो होते हैं, यानी कि जिसमें अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ओनली टू हाउसेस, जिसमें टू हाउसेस होते हैं उसे कहते हैं बाईकैमरल। और यूनिकैमरल होता है जिसमें एक ही लेजिस्लेचर हाउस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जजेस ओपिनियन कैन बी सेड एज, जजेस ओपिनियन कैन बी सेड एज ऑबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा ये क्या? ये लैटिन फ्रेज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लैटिन फ्रेज़ यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो किस चीज़ से डील करता है? क्या है पार्ट 4 में? सो पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। Part 4 of the Indian Constitution deals with Directive Principle of State Policy, DPSP. Directive Principle of State Policy. The next question is, the judges of the Supreme Court hold office till they attain age of, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कौन सी एज में रिटायर होते हैं या फिर कब तक ऑफिस संभालते हैं अपना? सो द राइट आंसर इज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के जब हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस तब उन्हें रिटायरमेंट मिलती है। रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो है 65 ईयर्स। द राइट आंसर इज डी, 65 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल एड टू द पुअर इज अ, लीगल एड टू द पुअर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which schedule of the Indian Constitution contains the Union List, State List and Concurrent List? जो तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन से शेड्यूल में आती है? सो वो कौन से शेड्यूल में आती है? 7th शेड्यूल में। द राइट आंसर इज 7th शेड्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? द राइट आंसर इज आर्टिकल 226। Article 226 deals with writ jurisdiction of High Court. The next question is the minimum age of appointment as governor of state in India is. किसी भी स्टेट का गवर्नर जो बनता है, जो गवर्नर होते हैं, उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? सो द राइट आंसर इज 35 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट? वैसे तो इंडिया में हैं काफ़ी सारे कोर्ट्स, मतलब 2-3 कोर्ट्स हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, पर यहाँ पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सो ऑप्शन के जो अकॉर्डिंग है वो है ए एंड बी अबव, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा का जो है हाई कोर्ट वो भी सेम है, वो भी कॉमन हाई कोर्ट है। और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो भी क्या है? वो भी सेम हाई कोर्ट है दोनों का, आंध्र प्रदेश स्टेट का भी और तेलंगाना का भी। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वी डिकी इज द प्रोपाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन? द राइट आंसर इज रूल ऑफ लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रा वायर मीन्स, अल्ट्रा वायर्स मीन्स क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स मीन्स होता है बियॉन्ड द पावर्स। बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। एक्स ऑफिशियो जो राज्यसभा के होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? द राइट आंसर इज गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है किसको? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। द राइट आंसर इज गवर्नर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? द राइट आंसर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? एडवोकेट्स एक्ट जो है वो किस साल एनफोर्स किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था? सो द राइट आंसर इज 1961। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, द राइट आंसर इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 10th शेड्यूल पूछा है। अच्छा, शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे 10th शेड्यूल पूछा है। सो द राइट आंसर इज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, जो हेड होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, सोशलिस्ट वर्ड जो है, इंडिया सेक्युलर होगा, सोशलिस्ट होगा, सो ये जो हमारे प्रीएम्बल में जो ये वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अच्छा, और ये जब हमारा प्रीएम्बल जो ओरिजिनल वाला था उसमें ये वर्ड्स एडिट नहीं थे, बाद में ऐड किए गए हैं। सो यहाँ पूछा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के बाद? द राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के बाद सोशलिस्ट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज mutual consent of divorce by a Muslim husband and wife is known as, the right answer is Mubarak. The next question is administrative law is a, administrative law is a public law. Administrative law is a public law. The next question is which one of the following is not an essential in the formation of contract? कौन से essential नहीं है इनमें से? The right answer is written agreement. Give another name of mercy killing. Mercy killing का another name क्या है? Euthanasia. The right answer is euthanasia. The next question is the Constitution of India provides, Constitution of India provides single citizenship. The right answer is single citizenship. मतलब जो यानी कि हम लोग जो इंडियन के इंडिया के जो हम लोग सिटीज़न हैं, अगर कोई भी पर्सन बाहर की सिटीज़नशिप लेना चाहता है, मतलब कनाडा की, यूएस की, कहीं भी जाकर अगर उसको सिटीज़नशिप मिल रही है वहाँ की उस कंट्री की, तो उसे पहले इंडिया की जो सिटीज़नशिप है वो क्या करनी पड़ेगी? अपनी कैंसिल करानी पड़ेगी। मतलब अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली तो वो फिर इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा, इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। सो इंडिया में जो है वो है सिंगल सिटीज़नशिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन डाइंग intestate refers to, the expression dying intestate refers to dying without leaving will. C is the right answer, dying without leaving will. The next question is a person who makes an affidavit or deposition is called deponent. Deponent is the right answer. The next question is ex officio means, ex officio का क्या मतलब होता है? ex officio means by virtue of his office. C is the right answer. The next question is which one of the following is not a defense to tortious liability? The right answer is lack of mens rea.
lack of men's. The next question is, the juvenile delinquents are sent to, the right answer is Boston. Boston is the right answer. The next question is, an act of abuse of authority conferred by law is known as malfeasance. Malfeasance is the right answer. An act of abuse of authority conferred by law is known as malfeasance. The next question is, who was the first speaker of the लोक सभा इन इंडिया? लोक सभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो थे जीवी मवलांकर. डी इज़ द राइट आंसर. जीवी मवलांकर ये हमारे यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे. फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. कौन? जीवी मवलांकर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? द राइट आंसर इज स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आर्टिकल 370 जो है वो किस चीज़ से डील करता था? क्या था आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था किसे? जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अब क्या कर दिया गया? आर्टिकल 370 हटा दिया गया. अब कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं है जम्मू कश्मीर को. जिस तरीके के बाकी स्टेट हैं उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है. मतलब अब तो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट भी नहीं है. जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, अब स्टेट नहीं है. आर्टिकल 370 जो था वो हटा दिया गया है. और ये हमारे पास 16 का पेपर है. 19 में हटाया था. सो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. हाँ, 19 के बारे में पूछ सकते हैं ईयर वगैरह, ये और कोई बात आर्टिकल 370 से रिलेटेड. तो अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि किस लिए था आर्टिकल 370. सो पढ़ लीजिएगा. आर्टिकल 370 था स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को पहले मिला हुआ था स्पेशल स्टेटस, पर अब नहीं है. 370 जो था आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अब नहीं है. 2019 में हटा दिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इनमें से यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, ठीक है. सो द राइट आंसर इज प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेलेक्चुअल. One of the following cannot be taken as intellectual property. The right answer is property of the intellectual. D is the right answer. The next question is, negligence क्या होता है? Tort and crime. C is the right answer. Negligence मतलब tort and crime. The next question is, which of the following act was passed in the year 1986. इनमें से कौन सा एक्ट जो है 1986 में पास किया गया था? सो द राइट आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पास किया गया था 1986 में. 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था 1986 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इनमें से किस चीज़ से डील करता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील करता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डिफेमेशन से, नेग्लिजेंस से, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से. सो तीनों ही सही हैं और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर इज ऑल द अबव. डिफेमेशन, नेग्लिजेंस एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ये याद कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑल द अबव दे दें. सो कितनी बार इनमें से कोई एक भी दे सकते हैं. डिफेमेशन, नेग्लिजेंस एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विद डिफेमेशन, नेग्लिजेंस एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे एक्ट 1882 की बात हो रही है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, वो 1882 का जो एक्ट है प्रॉपर्टी वाला, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाला, वो किस चीज़ से डील करता है? सो द राइट आंसर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी से. इमूवेबल प्रॉपर्टी. द राइट आंसर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. अच्छा, और कितनी बार ये पूछना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से एक्ट के ऊपर बेस्ड है? मतलब जो ब्रिटिश
के टाइम पे जो काफ़ी सारे एक्ट्स आए थे, तो उनमें से 1935 जो एक्ट था हमारा, 1935 का जो एक्ट था, इस पे ही जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है 65% कॉन्स्टिट्यूशन 1935 में जो इतने सारे एक्ट्स थे उस एक्ट को ही देख करके 65% जो है हमारा 1935 एक्ट से लिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया एज पर द लॉ। लॉ के हिसाब से लीगल एज जो है मैरिज की लड़कियों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये पहले क्या थी, मतलब अभी भी है, अभी एक्ट नहीं बना है, वो बिल है अभी, सो 18 ईयर्स, यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया। और अभी रिसेंट में, अभी हम जनवरी में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक जो है ये एक बिल लेके आई है गवर्नमेंट की 18 ईयर्स से 21 ईयर्स करनी चाहिए लड़कियों की एज। तो यहाँ पे जब तक आप ये पेपर देखेंगे तो हो सकता है कि ये बिल जो है ये एक्ट बन जाए। सो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अभी तक ये क्या है, ये सिर्फ एक बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। अभी भी क्या है, 18 ईयर्स ही एज है लड़कियों की शादी के लिए, लीगल एज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर जब तक आपके एग्ज़ाम हो तब तक हो सकता है कि ये बिल एक्ट बन गया हो और एज जो है वो 21 हो गई हो। सो इस साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अभी 18 ईयर्स ही है, अभी सिर्फ बिल लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट और इस पे अभी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। सो हो सकता है कि 21 एज जो है ये लड़कियों के लिए एक्ट बना दिया जाए कि लड़कियों की जो लीगल एज होगी वो मैरिज की कितनी होगी, 21। सो अभी ये 18 ही है जब हम लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पर जब तक आप लोग देखेंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो उस वक्त तक हो सकता है कि 21 एज कर दी जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एक्सक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट हेडेड बाय। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको, उसके बाद फिर इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसका जो आंसर है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पूछा है क्वेश्चन में सिंपल सा कि इसे जब एक्सक्लूड किया गया था फंडामेंटल राइट से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से जब प्रॉपर्टी वाला जो राइट था उसको निकाला गया था, एक्सक्लूड किया गया था, उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी, कौन हेड कर रहे थे, कौन प्राइम मिनिस्टर थे। सो उस वक्त जो थे वो थे मोरारजी देसाई। अब ये यहाँ पे इसका आंसर था, ये इंपॉर्टेंट था कि मोरारजी देसाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे। सो ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थी हमारे पास 7। कितने थे ओरिजिनल, 7 थे, और अब कितने हैं, अब है 6। और कितनी बार ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स से निकाल कर राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से उसमें डाला गया है राइट्स में, तो ये अब हमारा लीगल राइट है। लीगल राइट है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओरिजिनली हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे। सो ओरिजिनली हमारे जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। अब कितने हैं, अब हमारे पास 6 हैं। और उस टाइम जो रूलिंग टेन्योर था वो कौन रूल कर रहे थे, कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे जब एक्सक्लूड किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। सो द राइट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन इज अ, राइट टू एजुकेशन कौन सा राइट है, राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन। द राइट आंसर इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन मतलब राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2 or more persons agree to do an illegal act or do an act illegal means it amounts to, the right answer is criminal conspiracy. Criminal conspiracy is the right answer. The next question is who appoints a judge of high court. हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, यहाँ क्या पूछा है अपॉइंट। अच्छा, ऊपर इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी डिस्कस करते हैं, मतलब रिवीजन करवा देती हूँ।
सो यहाँ पे पूछा है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। सो ये ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अपॉइंट करते हैं वो हैं प्रेसिडेंट। और ऊपर क्या पूछा था हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ओथ लेते हैं जो जस्टिस जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो ओथ दिलाते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पूछा था कि हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है। सो वहाँ क्या होगा, गवर्नर। गवर्नर जो है वो ओथ दिलवाते हैं हाई कोर्ट के जज को। और अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। द राइट आंसर इज़ प्रेसिडेंट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, गवर्नर ओथ दिलवाते हैं हाई कोर्ट के जज को, पर जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के ही जज को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी टू गेट द लोन फ्रॉम अदर इज कॉल्ड। द राइट आंसर इज प्लेज। Pledge is the right answer. An ordinance can be promulgated by the President of India. An ordinance can be promulgated by the President of India when the Parliament is not in session. The right answer is B. When the Parliament is not in session. Next question is judicial organ of the United Nations organization is United Nation organization का जो judicial body है, जो judicial organ है, उसे क्या कहते हैं। The right answer is International Court of Justice. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, एक बॉडी है, जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, और कितनी बार ये पूछते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर नहीं, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ। सो ये है हेग में। कहाँ है, हेग में। सो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ है। सो इसका आंसर होगा हेग। जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है हेग में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट पेटिशंस कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जो रिट की पेटिशन डाली जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल को गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, गवर्नर ऑफ स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टस नॉन फेसिट रिओम निसी मीन्स सिट री इज। ये मैंने आपको बताया था, लैटिन फेज बहुत यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे जो ये है ये पूरा लैटिन में है। एक्टस नॉन फेसिट्स रियम निसी मीन्स सिटरी इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टेस्टामेंट। द राइट आंसर इज़ विल। टेस्टामेंट क्या होता है, टेस्टामेंट मतलब विल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ए इज़ द राइट आंसर, अनटचेबिलिटी। सो यहाँ पर हमने 2016 का पेपर डिस्कस किया है जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का। बट अब जो पेपर आता है वो थोड़ा सा टफ आता है, और वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 150 मार्क्स का। सो पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।